नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी रेट में कटौती के लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कैंपेन के लिए भारी फंडिंग हो रही है। सूत्रों का यह कहना है कि जीएसटी काउंसिल पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसलिए ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। मतलब भ्रम फैलाने वाले कारोबारियों पर अब वित्त मंत्रालय की टीम नजर बनाए हुए है। साथ ही जीएसटी की विजिलेंस टीम ऐसे प्रोपेगेंडा को रोकने की भी कोशिश कर रही है। आपको बताएं कि हाल के दिनों में सैनिटरी नैपकिन और हाइब्रिड कार जैसे सेक्टर के लिए काफी बड़ी मुहिम चलाई गई। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीएसटी को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। एक और जरूरी खबर आपके लिए, म्यूचुअल फंड और शेयर खरीदने के लिए जल्द ही आधार को जरूरी किया जा सकता है। सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए इसे जरूरी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ये मान रही है कि सिर्फ पैन से टैक्स चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही। सरकार ने हाल ही में पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी किया है। साथ ही 31 दिसंबर तक सभी बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी किया गया है। लेकिन अभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए आधार जरूरी नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड के ई-केवाईसी आधार के जरिए किए जा सकते हैं। छमाही आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आज संसद में पेश कर दी गई। सर्वे में 2000 करोड़ रुपए की लागत से 10 नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019 और 2020 में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि 2019 में फूड सब्सिडी के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के खर्च होंगे। आर्थिक सर्वे में डेवलपमेंट ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ जैसी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से बताया जाता है। आर्थिक सर्वे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। शेल कंपनियों के शक में 331 कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक लगाना सेबी को भारी पड़ता दिख रहा है। सैट ने सेबी के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी सैट पहुंची जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज में फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी और सैट की इस रोक के बाद दूसरी कंपनियों को भी अब राहत मिलने की उम्मीद है। कल ही पार्श्वनाथ डेवलपर्स, कवित इंडस्ट्रीज की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। पिछले 2 दिनों से सैट में से लेकर लगातार बहस चलती आ रही है और सेबी ने आज अपने पक्ष में यह कहा कि सेबी के प्रशासनिक आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। सेबी ने सैट में दलील दी कि 331 कंपनियों की लिस्ट उसने नहीं तैयार की। यह लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दी थी और इस पर सैट ने पूछा कि क्या सेबी का काम पोस्टमैन का है? मंत्रालय से लिस्ट लेकर आगे बढ़ाने का ही काम है। सैट ने कहा कि न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक बिना सुनवाई का मौका दिए कोई भी आदेश नहीं पारित किया जा सकता। साथ ही सैट के इस आदेश से बाकी कंपनियों को भी राहत मिल सकती है। वहीं सैट के आदेश के बाद हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ने बात की जे कुमार इंफ्रा के वकील अमित बिक्रम डे से। सेबी के ऑर्डर के खिलाफ जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज को सैट से अंतरिम राहत मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जे कुमार इंफ्रा के को रिप्रेजेंट करने वाले वकील मिस्टर अमित बिक्रम डे। किस तरह से आपको सैट से आज रिलीफ मिली? आज सैट से जो हमको रिलीफ मिली वो बेसिकली एक प्रिलिमिनरी हमारा रिलीफ था। हमने कुछ एडिंटरिम रिलीफ सैट से मांगे थे इन आवर अपील एंड दे हैव क्लैरिफाइड, दे हैव एक्सेप्टेड आवर इंटरिम रिलीफ। I personally understand that trading should resume from tomorrow in the script of Jay Kumar and other appellant. आज आप लोग सेबी में गए थे तो सेबी सैट के आदेश पर सेबी को ये कहा गया था कि वो आपकी बात सुने और समझे कि क्या है आपकी दिक्कत। तो वहाँ पे क्या हुआ? हियरिंग में आज क्या हुआ? We went there, we explained our position, we explained our credentials, we explained how we are not a shell company and going by the factors which have been laid down by the government of India, how we cannot be called a shell company. We have also shown our financials and everything, and on an ex facie manner how we are not a shell company. Now
post hearing there are certain queries been raised by SEBI. As usual, we all know who is hearing you. They might have some queries. So there are general queries. We will answer those general queries in their normal course of time, and will, as I have told earlier also, my client like to cooperate with SEBI. As and when SEBI asks for a document, we probably will give it to them, and whatever explanation will they seek, probably will try to give it to them as early as possible to the best of my to the best of their abilities. रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक का इस साल सरकार को 31,000 करोड़ रुपए से भी कम डिविडेंड देने का इरादा है। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने आज 30,659 करोड़ रुपए के डिविडेंड देने को मंजूरी दी। बीते साल रिजर्व बैंक ने 65,876 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, यानी बजट अनुमान के मुकाबले रिजर्व बैंक से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे और कम डिविडेंड मिलने से सरकार का वित्तीय घाटा कम होने की आशंका बढ़ सकती है। माना यह जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान नए नोट की छपाई और पुराने नोट को नष्ट करने से रिजर्व बैंक का खर्च बढ़ा है और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि रिवर्स रेपो ऑक्शन यानी कि बैंकों के पास सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर पैसे जुटाने से भी रिजर्व बैंक का खर्च बढ़ा है। और आपको बताएं कि एनडीटीवी को तगड़ा झटका लगा है। अघोषित संपत्ति के मामले में एनडीटीवी को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई सफलता हाथ नहीं आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी की दोनों अर्जियां खारिज कर दी हैं। आपको बताएं कि एनडीटीवी ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनडीटीवी की पहली अर्जी थी साल 2007-2008 के दौरान 405 करोड़ रुपए की कथित अघोषित आय पर टैक्स लगाने के खिलाफ, और दूसरी याचिका जो ठुकराई गई है हाईकोर्ट की तरफ से वो 324 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ है। इससे पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी ने भी 14 जुलाई को अपना फैसला बरकरार रखा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस वक्त हमारे साथ और बातचीत करने के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर संजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं और इस पूरे केस में वो इंटरवीनर की भूमिका में भी रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पहले जब आपसे इस पूरे मामले पर बात हुई है तब आपने कहा था कि एनडीटीवी चाहे किसी भी स्तर तक चले जाए, इनकम टैक्स का केस इतना स्ट्रांग है कि उसको शायद सफलता ना मिले। ये जो अब ऑर्डर आया है हाईकोर्ट की तरफ से, ये एक्सपेक्टेड लाइन्स आपके अकॉर्डिंग? हेलो जी संजय जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। ऐसा है कि एनडीटीवी ने, जो हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता आ रहा था और मैं भी कहता आ रहा था और मेरे साथ और भी बाकी लोगों ने कहा था, गुरुमूर्ति जी ने कहा, राम जेठमलानी जी ने कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, तो इन्होंने जो है 2030 करोड़ का टोटल हवाला फर्जीवाड़ा कर रखा है। उसमें 5 ट्रांजैक्शन थे। एक ट्रांजैक्शन $100 मिलियन का है जो 405 करोड़ रुपए बनता है असेसमेंट ईयर 7-8 में। उसमें इन्होंने इंग्लैंड में जो कंपनी बनाई थी, एक शेल कंपनी हम लोग कहते हैं, मतलब फ्रॉड कंपनी, तो एनडीटीवी नेटवर्क पीएलसी यूके, उस कंपनी में इन्होंने $100 मिलियन जो है हवाला के थ्रू डाल करके उसको पैसा ले आए थे वापस। तो उस पे आयकर विभाग ने कार्रवाई किया था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि कार्रवाई गलत है, आयकर विभाग को इंक्वायरी नहीं करने दिया जाए। तो उसके खिलाफ जो है आयकर विभाग ने अपना पक्ष रखा था डिपार्टमेंट ने, और उसको हाई कोर्ट ने मान लिया है और आज इनकी अर्जी खारिज कर दी है। मतलब हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, आयकर विभाग इंक्वायरी करेगा और फिर उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो करेगा। तो और दूसरा था कि चूंकि सरकार का टैक्स इनके यहाँ निकलता है, इन्होंने टैक्स नहीं दिया है। टैक्सी जो है करीब करीब 2,000 से 2,500 करोड़ का बनेगा, टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो उसके सिक्योरिटी के तौर पे इनके जो एसेट्स थे 324 करोड़ के, तो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 281B है जिसमें प्रीएम्प्टिव अटैचमेंट होता है एसेट्स का। मतलब किसी को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से इनका आयकर विभाग मना करता है, क्योंकि अदरवाइज हमको इंक्वायरी और असेसमेंट करने में जो समय लगेगा उस बीच में ये प्रॉपर्टी बेच करके निकल जाएंगे। तो इसलिए इनको मना किया हुआ था, उसको भी ये चैलेंज कर रहे थे। तो उसको वो अर्जी भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है कि हम जो है इनके एसेट्स को अटैच करेंगे और ये अपने एसेट्स को बेच नहीं पाएंगे जब तक आयकर विभाग डिसाइड नहीं कर लेता है कि इनके खिलाफ क्या डिमांड है। और
ये जो है मतलब दोनों ही केसेस में इंक्वायरी की भी इजाजत दे दी दिल्ली हाई कोर्ट ने और इनके एसेट्स को भी अटैच करने की इजाजत दे दी। तो जो ये अभी तक झूठ मूठ का कहानी बनाते आ रहे थे कि इनकी कोई गलती नहीं है और इनका कोई इंक्वायरी नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल वेंडेटा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैरेस कर रहा है, वो सारी चीजें सर, मामला सर्वोच्च अदालत में भी जा सकता है इसके बाद? अब जी ये मामला सर्वोच्च अदालत में भी जा सकता है इसके बाद? वो तो ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जाने को ये जाए। लेकिन जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की बात कंसिडर करके फैसला किया है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतेगा। और क्योंकि केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इतना स्ट्रांग है, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, घोटाला किया है, तो इसलिए कहीं से भी इनको निजात नहीं मिलनी है। और अंत में जो है इनको अपने किए का भुगतना पड़ेगा, इनको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगा, प्रोसिक्यूशन भी होगा। और जो इन्होंने फ्रॉड कर रखा है, जो मैंने शुरू से कहा है कि गुजरात की सरकार को, उस समय की गुजरात की सरकार को बदनाम करने के लिए इनको कन्वर्जन लॉबी से, क्रिश्चियन कन्वर्जन लॉबी से पैसा दिया गया था। जी जी जी। तो वो पैसा जो है और प्लस जो चिदम्बरम साहब का भी कुछ पैसा इन्होंने लॉन्डर किया है। राइट सर। तो ये दोनों चिदम्बरम का पैसा और कन्वर्जन लॉबी का पैसा है। हमारे डिपार्टमेंट को उस पर टैक्स चाहिए, बाकी एजेंसीज उसमें जो अपनी कार्रवाई होगी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट तो फिलहाल अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में एनडीटीवी को झटका लगा। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी इस पूरे मामले पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमसे। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की पुणे स्थित एम्बे वैली टाउनशिप की नीलामी रोकने से इंकार कर दिया है। सहारा ग्रुप ने कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर एम्बे वैली की नीलामी रोकने की अपील की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे एम्बे वैली की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 7 सितंबर तक सेबी के अकाउंट पर 1,500 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। यह भी साफ किया था कि अगर ग्रुप वक्त पर सभी का पेमेंट कर देता है तो नीलामी की प्रोसेस रोक दी जाएगी। कोर्ट ग्रुप से इंस्टॉलमेंट में वसूली कर रहा है और अब तक ग्रुप 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। 25 जुलाई को कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर को एम्बे वैली की नीलामी की प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया था। अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताएं कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इंश्योरेंस के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट अब जरूरी कर दिया है। गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि बिना वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। कोर्ट ने पोल्यूशन ऑर्डर कंट्रोल केंद्रों के लिए ऑल इंडिया रियल टाइम ऑनलाइन प्रणाली अपनाने का भी आदेश दिया ताकि प्रदूषण प्रमाण पत्र देने में किसी भी हेरफेर की जांच हो पाए। वहीं एक और जरूरी खबर में दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी ने नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर जुर्माना लगा दिया है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करता है या उसके पास ये पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने भी दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का स्टॉक खत्म करने का निर्देश दिया है। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार से वेस्ट मैनेजमेंट पर रिपोर्ट भी मांगी है। 1 जनवरी से दिल्ली में डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है। और अब जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। पिता विजयपत सिंघानिया के साथ चल रहे प्रॉपर्टी विवाद पर बेटे गौतम सिंघानिया ने पहली बार अपनी बात रखी है और जी बिजनेस को लिखे एक ईमेल में गौतम सिंघानिया ने कहा है कि मेरी रेमंड के चेयरमैन और विजयपत सिंघानिया के पुत्र के तौर पर 2 अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये पुराना मामला है जिसे ऑडिट कमेटी और रेमैंड का बोर्ड शेयर होल्डर्स के पास लेकर गया, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और नियमों के लिए जरूरी था। शेयर होल्डर्स के फैसले के लिए सभी संबंधित तथ्यों को उनके सामने रखा गया। शेयर होल्डर्स ने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को खारिज कर दिया। हालांकि मैं खुद इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा। साथ ही सिंघानिया कहते हैं, मैंने यह बात भी कही कि अगर मैं वोट करता तो शेयर होल्डर्स और कंपनी के हित के लिए उस प्रस्ताव के खिलाफ ही करता। मैंने यह भी कहा कि शेयर होल्डर्स का हित परिवार के मुकाबले सर्वोच्च है, इसलिए शेयर होल्डर्स के फैसले का स्वागत करता हूं। एक पुत्र के रूप में निजी विवादों पर मैं अपने पिता और परिवार से पिछले 2 साल से लगातार बातचीत कर रहा हूं। एक आज्ञाकारी पुत्र की सभी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और सौहार्दपूर्ण हल के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं।
तो गौतम सिंघानिया ने तो जी बिजनेस को ईमेल लिखकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन उससे पहले हमने दरअसल कल उनके पिता विजयपत सिंघानिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। वो इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, सुनिए पूरी बातचीत। मेरे साथ है इस समय डॉक्टर विजयपत सिंघानिया। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी मैटर कोर्ट में है, इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस फ्यूड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। वेल, पहली बात तो यह है कि द मैटर इज सब जुडिस, इट्स बीइंग हर्ड। दूसरी बात, आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट ऑन द टीवी because it's not my intention. I should use your media to address not your audience but my audience, which is unfair. In a nutshell, it is a issue with my son, and I don't think it would be fair to talk about it on TV. Well, he's doing what he feels is right. I am doing what I think is right. But since you've said that the matter is in court, as we were having a discussion also, don't you also think that it's right to fight for what you feel right, whatever age, whatever be the circumstance? I do feel I'm right. I do feel I have a right to the property I'm fighting for. We have a legal agreement for it. He's backing out of it. He wants to dishonor it. I have gifted the company to him, maybe very stupidly. I gifted everything I earned in my life to him. तो आपको बताएं कि गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम जो अपने बेटे के लिए बातें हैं वो हमसे शेयर की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब अशोक लेलान ने कहा है कि जीएसटी से कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है, और हमसे खास बातचीत में अशोक लेलान के एमडी विनोद दसारी ने कहा कि दूसरी छमाही में कमर्शियल व्हीकल्स का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। सर, जीएसटी का भी इम्पैक्ट आपसे जानना चाहेंगे। ये जो कमर्शियल व्हीकल का मार्केट है, इसे आप पोस्ट जीएसटी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो डाउन टाइम है वो काफी रिड्यूस हो गया है, तो क्या आपके सेल्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है? क्या सेल्स कम हुई है? नहीं, उसके चलते कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री केवल जीडीपी पे नहीं चलती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो टिपर सेल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और माइनिंग भी हो रही है, और जीडीपी भी बढ़ रही है, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। नंबर ऑफ व्हीकल्स कम भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बड़े व्हीकल्स बिक रहे हैं तो उससे रेवेन्यू बढ़ता है। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने का मूड बना रहे हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी ने आपकी सुन ली है। कंपनी ने ट्रू वैल्यू का ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए आप अपनी पसंद और कीमत के हिसाब से कार चुन सकते हैं। ऐप आपको यह भी बता देगा कि आपकी मनपसंद कार किस डीलर के पास मिलेगी। यूज्ड कार बाजार में खास तौर पर अपनी पैठ बनाने के लिए मारुति ने मुंबई में आज अपना एक आउटलेट खोला है। जी बिजनेस ने मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरएस कलसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आज हम लोगों ने अपना पहला ट्रू वैल्यू आउटलेट का लॉन्च किया है यहाँ पर मुंबई में, और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ पर कस्टमर्स का सवाल है, वो ट्रू वैल्यू आउटलेट में बिल्कुल उसी तरह का एक्सपीरियंस पाएंगे जैसा कि वो नई कार खरीदते टाइम पाते हैं, और कस्टमर अपना घर के कंफर्ट में नेट पर जाकर हमारी ऐप यूज़ करते हुए देख सकता है कि किस डीलर के पास कितनी यूज्ड सर्टिफाइड कार्स की इन्वेंट्री है। ये शोरूम हमारा डिजिटली इनेबल्ड शोरूम है, जहां उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर आकर वो हमारे जो मैनेजर्स हैं ट्रू वैल्यू के अंदर, उनको बता सकता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर गाड़ी जो मैंने वेबसाइट पर देखी है मेरे को दिखाई है, तो उसका वो टेस्ट ड्राइव ले सकता है, उस गाड़ी को अच्छी तरह से जाँच पर रख सकता है। और उसके बाद में ट्रू वैल्यू आउटलेट के अंदर ही हमारा एक्सेसरीज़ का प्रोविज़न है, अगर वो एक्सेसरीज़ फिट करवाना चाहे वो करवा सकता है, और अगर वो उसको फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंस की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है वहाँ पर। देश की सबसे
बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सॉफ्टबैंक विजन फंड से अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिला है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट में $250 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश के साथ ही फ्लिपकार्ट का कैश रिजर्व $400 करोड़ के पार चला गया है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया है। फ्लिपकार्ट ने 2007 से लेकर अब तक $600 करोड़ की फंडिंग जुटाई, जो कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा है। फ्लिपकार्ट ने अप्रैल में $140 करोड़ टेंसेंट होल्डिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प से जुटाए थे। सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर के लिए काफी कोशिश की थी, लेकिन जब डील नहीं हो पाई उसके बाद भी सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट में निवेश का इरादा नहीं छोड़ा था। और इस निवेश के बाद सॉफ्टबैंक फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा निवेशक हो जाएगा। टाइगर ग्लोबल का प्रभाव कंपनी में थोड़ा कम होगा। और सॉफ्टबैंक ने 140 करोड़ का निवेश पेटीएम में भी किया है। शेयर मार्केट की बात करें, सेबी के फैसले पर सैट के रोक लगाने की खबर के बाद बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी और बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट रही। बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखी। 21 जुलाई के बाद निफ्टी 9,850 के स्तर के नीचे लुढ़क गया। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,800 के अहम स्तर को भी तोड़ दिया था। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 266 अंक, निफ्टी 87 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। बीएसई रियल्टी और फार्मा इंडेक्स 3 से 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू होगी। एनसीएलटी के इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई की याचिका को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की एक नियुक्ति करेगा, जो इसका आकलन करेगा कि कंपनी के कर्ज को कैसे वसूला जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 180 दिनों के अंदर एक रेजोल्यूशन प्लान पेश करना होगा। इसमें 90 दिनों तक का एक्सटेंशन भी मिलता है और इसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकलता तब कंपनी की संपत्ति को बेच दिया जाएगा। जेपी इंफ्राटेक उन 12 कंपनियों में शामिल है जिनके नाम आप अभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, जिनके नाम आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए दिए थे। ये भी याद दिलाएं, इसके पहले एसआर स्टील, भूषण स्टील और एमटेक ऑटो के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की मंजूरी दी जा चुकी है। जेट एयरवेज ने भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर फ्रीडम सेल का ऑफर दिया है। 11 अगस्त से शुरू हो रही इस सेल में इकोनॉमी क्लास में 30% और प्रीमियम किराए पर 20% की छूट का फायदा मिलेगा और यह ऑफर वन वे और रिटर्न टिकट दोनों पर मिलेगा। टिकट 16 अगस्त तक बुक किए जा सकेंगे। यात्री 44 घरेलू और 20 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। घरेलू डेस्टिनेशंस के लिए यात्रा 5 सितंबर 2017 से और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए 15 सितंबर 2017 से की जा सकेंगी। जेट एयरवेज ने कहा कि आजादी की 70वीं सालगिरह के लिए ही ये ऑफर दिया गया है, जिससे यह और यादगार बने। जेट एयरवेज 64 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए उड़ान भरती है। तो न्यूज 360 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।